आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु। आज की इस क्लास में हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, अथवा अरस्तु प्रथम राज्य वैज्ञानिक था, इसके कोई 4 कारण बताइए। तो इसका उत्तर शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का जो कार्य है वो अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। पहला कारण है, अरस्तु को इतिहास का अधिकारपूर्ण ज्ञान था और उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाएं प्रदान की। तो पहला कारण यह हो सकता है कि अरस्तु को इतिहास के ऊपर उनका पूरा अधिकार था और इसी संपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान को भी नई दिशाएं प्रदान की। दूसरा है, अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की और इस तरह से राजनीति का विज्ञान सही रूप में अरस्तु से प्रारंभ होता है। तो दूसरा कारण हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु ने राजनीति और नीति दोनों को अलग अलग रखा और अलग रख के उन्होंने राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की। तो इस दृष्टि से हम यदि देखें तो राजनीति विज्ञान का जो सही रूप है वो अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। तीसरा कारण है, अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। तो अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया था। चौथा है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का सर्वप्रमुख कारण उसके द्वारा आगमनात्मक और तुलनात्मक रूपों में अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति है। तो वैज्ञानिक पद्धति का जो अध्ययन है वो भी अरस्तु के द्वारा ही किया गया था। पांचवा कारण है, अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। तो अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला कारण है, अरस्तु ने सरकार के तीनों अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक रूप का निरूपण किया है। अरस्तु की यह खोज आगे चल करके शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा भी बनी थी। तो अरस्तु ने ही सर्वप्रथम सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनका नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक, इन तीनों का उन्होंने अच्छी तरह से निरूपण किया और अरस्तु के द्वारा खोज किया गया यही जो 3 अंगों का जो सिद्धांत है वो आगे चल करके शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हुआ और नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत की वो एक रूपरेखा भी बनी थी। अगला कारण है, अरस्तु ने संविधान की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता के आधार पर उसे संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख 7 हमने तर्क प्रस्तुत किए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु है वो राजनीति विज्ञान का प्रथम जनक था। यह अरस्तु है वो एक राज्य वैज्ञानिक था। अगला प्रश्न है हमारा, अरस्तु के न्याय सिद्धांत की प्लेटो के न्याय सिद्धांत से तुलना कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है कि अरस्तु के न्याय सिद्धांत के प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उससे तुलना कीजिए। तो अरस्तु व प्लेटो दोनों ने ही न्याय की अवधारणा को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दोनों विद्वानों की न्याय अवधारणा में निम्न अंतर है वो दिखाई देता है। पहला है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा नागरिकों के कर्तव्यों पर बल देती है, जबकि अरस्तु की न्याय की अवधारणा नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। तो प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है
वो नागरिकों के कर्तव्यों पर बल देती है, जबकि अरस्तु की जो न्याय की धारणा है वो नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। दूसरा अंतर है प्लेटो और अरस्तु के न्याय में। प्लेटो ने केवल सामान्य न्याय का विवरण दिया है, जबकि अरस्तु ने इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्याय और इसके भी उपरूपों का उन्होंने विवरण दिया है। तो प्लेटो जहाँ केवल सामान्य न्याय की बात करता है, वहीं अरस्तु सामान्य न्याय के अतिरिक्त विशिष्ट न्याय और इसके भी उपरूपों का वो विवरण देता है। तीसरा है प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में पूर्ण एकता की स्थापना चाहता है, जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो राज्य की बहुलता की रक्षा करते हुए उचित एकता की स्थापना चाहता है। अगला है प्लेटो की न्याय धारणा नैतिक व दार्शनिक है, किंतु अरस्तु की पूर्ण न्याय की धारणा भी नैतिक एवं दार्शनिक है, लेकिन उसे संशोधनात्मक न्याय का आधार उसने किसको माना है? विधि को माना है। तो प्लेटो की जो न्याय धारणा है वो नैतिक और दार्शनिक है, तो अरस्तु है उसकी न्याय का जो धारणा उसमें भी नैतिकता और दार्शनिकता के विचार है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अरस्तु ने संशोधनात्मक न्याय का जो आधार है उसमें उन्होंने विधि को माना, यानी कानून को माना है। अगला है प्लेटो की जो न्याय की धारणा की तुलना में अरस्तु की जो न्याय की धारणा है वो अधिक विस्तृत है, स्पष्ट है, व्यवहारिक है और यथार्थ यानी वास्तविकता पर आधारित है। तो प्लेटो की जो न्याय की जो धारणा है वह जितनी अरस्तु की न्याय की जो धारणा विस्तृत है उतनी विस्तृत प्लेटो की नहीं है। तो अरस्तु की जो न्याय की धारणा है वो प्लेटो की बजाय अधिक विस्तृत है, स्पष्ट भी है, व्यवहारिक भी है और यथार्थवादी भी है। अगला अंतर है प्लेटो और अरस्तु के न्याय संबंधी धारणा में। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा राज्य के 3 वर्गों के बीच पाई जाने वाली असमानता को स्पष्ट स्थापित किया है, जबकि अरस्तु ने अपने विवरणात्मक न्याय द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आनुपातिक समानता के ऊपर उन्होंने बल दिया है। तो ये 6 प्रमुख अंतर हैं प्लेटो और अरस्तु के जो न्याय संबंधी धारणा है उसके अंतर्गत। तो ये दोनों प्रश्न जिनका आज की क्लास में हमने जिक्र किया है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे इस टॉपिक को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।